हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर शिवम। जो आपका फिल्ट्रेट होगा, ठीक है, जो आपका फिल्ट्रेट होगा वो जाएगा आपके बाउमेंस कैप्सूल के अंदर, ठीक है। देखना किस तरीके से सीक्वेंस जा रहा है। ग्लोमेरुलर अपैरेटस था, उसके बाद में अब जो फिल्टर आउट हुआ है या जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पे गया है? बाउमेंस कैप्सूल के अंदर, ठीक है। बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जाने के बाद में एक तरीके से कह सकते हो, पता है, जो वाटर का प्यूरीफायर होता है, ठीक है, जो पानी का प्यूरीफायर होता है, पानी कैसे प्यूरीफाई होकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बचा वो अब बाउमेंस कैप्सूल पे, यहाँ पे मेरा मतलब है बाउमेंस ग्लोमेरुलर अपैरेटस, और ग्लोमेरुलर अपैरेटस से जो आपका ब्लड रहेगा या जो फिल्ट्रेट रहेगा, ब्लड तो नहीं बट जो फिल्ट्रेट रहेगा वो बाउमेंस कैप्सूल पे जाके रुक जाएगा। Guys, now we'll start with ultrafiltration. I mean to say we have ended with ultrafiltration. Ultrafiltration के बाद में the next important part will be selective reabsorption. देखो, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन लिखा है क्या मैंने कहीं पे? नहीं लिखा है, ठीक है। याद रखना, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें आपकी बॉडी उन चीज़ों को फेंकती नहीं है बाहर जो उसके लिए ज़रूरी होता है। जैसे जो हमें ज़रूरी होता है हम उन्हें पास रखते हैं, जो हमें ज़रूरी नहीं होता उन्हें हम पास नहीं रखते, सिवाय कुछ लोगों के। उसी तरीके से जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, याद रखिएगा ये बात कि जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, आपकी जो शरीर है ना, वो बोलते हैं ना, ऐसा कम अकल नहीं है, उसको पता है कि उसको अपने पास क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो सब आपके शरीर बाहर ही फेंक देगी, तो अंदर क्या रहेगा। तो जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर आपके पास कुछ सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं जो रहना ज़रूरी होती हैं, और आपकी बॉडी को बरोबर पता होता है कि उसको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, ठीक है। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर आपके पास नॉर्मली होता क्या है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के जो मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं, उसके अंदर जो पीसीटी होता है, देखिए पीसीटी का हम नाम आपको बताए थे एज प्रिस्टल बोल रहा हूँ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें रह जाती हैं। अब ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो रहती हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगी, जो रहेगा वो रहेगा शक्कर, जिसका दूसरा नाम होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो रहता है नॉर्मली आपको ग्लूकॉन डी में भी मिल ही जाता है। तो एक हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद में अमीनो एसिड्स हो गए। अमीनो एसिड्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए बॉडी टू फंक्शन प्रॉपर्ली एज वेल एज इन मेटाबॉलिज्म टू। उसके बाद में पानी तो ज़रूरी होता है सबके लिए, बिना पानी के रह नहीं सकते। आजकल की गर्मी तो ऐसी ही है कि ज़रूरी है पानी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नमक, जो आपके बॉडी के साइनैप्स में काम आता है, सिग्नल्स ट्रांजैक्शन में काम आता है, और साथ ही साथ में आपके बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम आता है। तो शक्कर, अमीनो एसिड, सॉल्ट और पानी, इन चीज़ों को सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये प्रोसेस का मैं नाम लिख देता हूँ, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करके वो वापस आपकी बॉडी उसको कलेक्ट कर लेती है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। याद रखना, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी इटसेल्फ टॉक्स अबाउट सिलेक्शन, मतलब वो उन्हीं चीज़ों को अपने पास रखेगा जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है वो आपकी बॉडी फेंक देगी। आपकी बॉडी भी मतलबी है तो फिर आप भी मतलब से ही मतलब रखिए। ज़्यादा दिल लगाने से दिल में तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी और फिर एक दिन हार्ट अटैक आएगा और चल बसोगे। सेफ रहें गाइस। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें लीक होने लगी हैं आजकल, कम से कम दिल को बचा के रखें, वो भी लीक हो जाएगा एक दिन तो दिक्कत होगी, ठीक है। ओके, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर आई जस्ट गो बैक टू द थिंग्स विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं। सबसे पहले मैंने बताया था सॉल्ट, उसके बाद मैंने बताया अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स के बाद में जो चीज़ रीअब्जॉर्ब होती है उसके अंदर आप शुगर ले सकते हो, जिसको आप ग्लूकोज भी बोलते हो। तो सॉल्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, शक्कर हो गया जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, और वाटर हो गया। ये चार चीज़ें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से वापस आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद में जो लास्ट प्रोसेस बच जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। आई विल राइट इट डाउन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो गया। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद में जो लास्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहने वाला दैट विल बी कॉल्ड एज TUBULAR, ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन हो रहा है, ये वर्ड याद रखना। आप सिक्रीट कर रहे हो मतलब आप बाहर निकाल रहे हो, उसको रिलीज कर रहे हो, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले इसको समझने का ट्राई करते हैं। जब आप चीज़ों को सिक्रीट करते हो ना बाहर, तो सिक्रीशन के टाइम पे अक्सर क्या होता है कि जो आयंस होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा आयंस जो आपकी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, पता है एक्स्ट्रा आयंस से एक बात याद आई,
अक्सर चीज़ें ज़्यादा रखने से बैलेंस ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे मैं जब चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो इसमें आप खाली ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं आयंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। आप लोग समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, कि एक नाव पे पैर रखो तो सलामत रहोगे, दो नाव पे रखो तो कुछ फट सकता है, तीन नाव पे तो रखने लायक भी नहीं बचोगे। तो सावधान रहें गाइस। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक, भटकना नहीं है, टॉपिक पे बने रहते हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो एक्स्ट्रा आयंस हैं जो वेस्ट होते हैं, द वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर सिक्रेटेड इन द ट्यूब्यूल, उसको हम लोग सिक्रीट करना शुरू करते हैं। मतलब जो आपके पास एक्स्ट्रा आयंस होंगे, एक्स्ट्रा आयंस का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयंस हो गए, पोटेशियम आयंस हो गए, क्लोरीन आयंस हो गए, ये सारे आयंस होंगे उन, और जो सिक्रेटेड प्रोडक्ट्स रहेंगे वो सारे आपके ट्यूब्यूल्स में कलेक्ट होते हैं। ट्यूब्यूल्स किडनी का ही एक पार्ट होता है, जो किडनीज है ना, ये जो किडनीज है ना, इसी किडनीज का पार्ट होता है ट्यूब्यूल्स। तो वहाँ पे जाकर वो कलेक्ट होना शुरू होते हैं। अभी इसके अंदर स्पेसिफिकली मैं बताऊँ तो हाइड्रोजन आयंस हो गए, हाइड्रोजन के बाद में पोटेशियम आयंस हो गए, अमोनिया हो गया, और जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स मतलब जो खाने की दवाएं होती हैं, उनको आप जब कंज्यूम करते हो तो ट्यूबुलर सिक्रेशन में वो सब चीज़ें बाहर चली जाती हैं। ठीक है, अच्छा, ये सर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन तो ठीक है, इसका काम या इसकी ज़रूरत क्या है? मतलब के लोग हैं, जैसे कहा था उसी तरीके से यहाँ पे भी मतलब जानना ज़रूरी है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता काहे को है। ये होता इसलिए है क्योंकि आपके बॉडी का पता है कि एक तापमान होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। उसी तरीके से जैसे कुछ स्पेसिफिक लोग बहुत प्यारे होते हैं, प्यारों की बात तो छोड़ दो, बट यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन की जब बात करेंगे तो उसके अंदर एक प्रॉपर कंसेप्ट होता है जिसका नाम होता है पीएच। ठीक है, तो जो पीएच का मेंटेनेंस वाला पार्ट होता है ना, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंसी बोल सकते हो, इसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है आपके ब्लड के अंदर। और यह काम जो होता है ना, ये काम आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन करता है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन अनिवार्य है, ज़रूरी है। अगर आपका पीएच जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो कैसे, कुछ लोग खाली ज़ुबान तेज़ होती है तो कुछ लोगों का दिमाग तेज़ होता है, और अगर ये ट्यूबुलर पीएच अगर आपका हल्का सा भी नीचे गया और आपका ब्लड एसिडिक हुआ तो आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब ना कि नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जैसे दिन में तारे दिखना विल बिकम रियल। तो पीएच को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, एंड इसको मेंटेन करने का ऐसा नहीं बोलूँगा कि कंप्लीटली या पूरी तरीके से खाली यही ठेका लेके रखा है, बट हाँ ये भी एक ज़रिया है आपके पीएच को मेंटेन करने का। ठीक है, उसके बाद में लास्ट पार्ट एक आता है जिसको हम बोलेंगे एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट टॉपिक में आता है तो इसको समझना ज़रूरी भी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म? सी, इसको अक्सर मैंने देखा है क्या करते हैं लोग कि नहीं समझ में आ रहा तो रट लो, रटो, लेकिन कितना दिन तक चलेगा रटो? वही बात हो जाएगी कि पढ़े नहीं हुआ तो वैसे चेंचू करके रटने वाले लोग ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते। हालांकि रटने वालों को ही 720 में से 720 आता है, बट ठीक है। जब आप रटने की बात करोगे तो इसको रटना मत, अवॉइड करना। काउंटर करंट मैकेनिज्म इतना भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल सी बात है। एक तरीके से कह सकते हो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म एक तरीके का प्रोसेस या एक तरीके की प्रक्रिया है जिसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन या यूरिन जो होता है वो एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है। यूरिन के अंदर पानी का अमाउंट कम होता है और जो वेस्ट होते हैं उसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो मतलब पानी का नुकसान भी कम, और जो आपके शरीर के अंदर इम्प्यूरिटीज़ होती है उसका अमाउंट बढ़ा देना। ठीक है, तो सिंपल सा भाषा में काउंटर करंट मैकेनिज्म इज अ प्रोसेस जिसके अंदर द यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है इंक्रीज़ हो जाता है और जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। दैट्स इट। उसके अलावा अगर इसको आप बोलो कि बस सर ये कहाँ पे होता है, किस किस जगह पे होता है, तो इसके लिए आपके पास दो ऑर्गन्स होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन या सबसे पहला पार्ट उसका नाम होता है लूप ऑफ हेनली। यहाँ पे मैंने देखो लिखा भी है LOH, लूप ऑफ हेनली बोलते हैं इसको। लूप ऑफ हेनली होता है, और दूसरा होता है वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनली रिस्पॉन्सिबल होगा आपके यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, और वासा रेक्टा भी उसको असिस्ट करने वाला है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, ज़्यादा पानी रीएब्जॉर्ब होता है, जितना पानी रहेगा वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा या जो वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड दैट्स इट, इतना ही था इसमें। और ये सारा मैंने जो आपको अभी बताया, ये स्पेसिफिकली मैंने खाली इस एक ऑर्गन के बारे में बताया, किडनीज़ एंड ऑल इन ऑल किडनीज़, उसके अलावा और कुछ नहीं।